नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साधारण ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और ये उस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब बैंक में ब्याज कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन है आपके सामने कि 36,000 रुपये की राशि 9.5% की वार्षिक दर से 5 जनवरी 2013 को जमा करवाई गई, तो 31 मई 2013 तक साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो देखो, दर होती है वो हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। यानी कि हमारे पास जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ जो हम दर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वार्षिक लिखते हैं। इसलिए समय भी हमेशा किस में लिखा जाना चाहिए, वर्ष में लिखा जाना चाहिए। यहाँ हम दिन या महीने नहीं लिख सकते, हमें समय वर्ष में लिखना होगा क्योंकि दर हमारे पास वार्षिक होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मूलधन तो हमारे पास है ही कितना, 36,000। दर हमें दे रखी है कितना, 9.5%, और परसेंट का ही बटा में हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। अब बात आती है समय की। तो समय हमें इस बार क्या दे रखा है, दिनों में। यानी कोई राशि है वो 5 जनवरी 2013 को जमा करवाई गई, कब तक, 31 मई तक। तो एक कंसेप्ट इसमें ये होता है कि आप या तो जिस दिन आपने उधार पैसा दिया है या जमा करवाया है वो दिन काउंट होगा, या जिस दिन आपने पैसा निकलवाया है वो दिन काउंट होगा। दोनों में से एक काउंट होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। तो हमने अगर 5 जनवरी को पैसा जमा करवाया है तो हम 5 जनवरी को छोड़ देते हैं, इससे आगे के दिन काउंट कर लेते हैं। तो जैसे हम रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक में भी काउंट करते हैं कि जनवरी में दिन कितने हैं, 31। 31 में से पहले 5 दिन हमने निकाल दिए, तो 31 में से अगर मैं पहले 5 दिन ना काउंट करूं तो बच गए दिन कितने मेरे पास, 26। यानी जनवरी में टोटल 26 दिन हम काउंट करेंगे जिस पर हमने ब्याज कैलकुलेट करना है। क्योंकि 5 जनवरी हम काउंट नहीं करेंगे, हम 31 में ही काउंट करेंगे। एक दिन काउंट करेंगे, कोई सा भी जमा करवाया है वो या जिस दिन निकाले थे वो। अब फरवरी 2013 है तो फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च, अप्रैल और मई के हम कितने दिन काउंट कर लेंगे, 31, क्योंकि हमने पहले वाला दिन छोड़ दिया था। अब इसको प्लस करना है, तो इसको अगर प्लस करना है तो ये 120 हो गया। सिंपल सीधा सा हिसाब हो गया, क्योंकि 30 से एक्स्ट्रा 2 इसमें जोड़ देंगे तो सभी 30 बन गए। 120 और 26 कितना हो गया, 146 दिन हो गया। यानी जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 146 दिन का करना है। अगर मैं यहाँ 146 लिखता हूँ तो आप कहोगे जी ये दिन है, और हमें लिखना क्या होता है, वर्ष लिखना होता है। तो सिंपल सा तरीका, अगर एक वर्ष में 12 महीने हैं और 365 दिन हैं, अगर मैं महीने को वर्ष बनाऊंगा तो 12 का भाग दे दूंगा, और दिनों को अगर मैं वर्ष बनाऊंगा तो दिन टोटल कितने हैं, 365 का भाग दे दूंगा। 146 में अगर 365 का भाग देता हूं तो हम कहेंगे ये वर्ष बन गए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका एक 0 लग जाएगा, मैं 10 लिख देता हूँ। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो ये आप 5 से कट जाएगा, ठीक है, ये भी 5 से कट जाएगा, 7 5 35 और 5 दिया 15, ये भी 5 से आपका कट जाएगा, 19 5 95। ये देखने से पता लग रहा है 73 दूना क्या होता है, 146। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 19 दूना 38, यानी 36 और 38 की गुणा करनी है। तो ये क्या है, लगातार 2 सम संख्याएं। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अगर लगातार 2 सम संख्याएं हैं तो हमेशा जो मल्टीप्लाई होती है वो बीच की संख्या के वर्ग से क्या होता है, 1 कम होता है। और जो 37 का वर्ग है वो होता है 1369, तो उससे कम कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 1368। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई की है, सिंपल कितना है, 1368 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो दिन से रिलेटेड क्वेश्चन था तो यहाँ हमने सिर्फ दिन काउंट करने हैं। एक बात ध्यान रखनी है
कि आप दोनों में से जमा करवाए गए और निकाले गए में से एक दिन छोड़ दोगे, कोई सा भी पहले वाला या बाद वाला, और दिनों को वर्ष बनाने के लिए हम 365 का भाग दे देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ गया 1368। इस तरीके से बैंक से रिलेटेड है जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी तरीके का है ये क्वेश्चन कि 18,300 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर से 18 जनवरी 1992 को जमा करवाई गई और 2 मई 1992 को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो फिर वही मूलधन हमारे पास कितना है 18,300, दर 12%, समय लिखना है, समय किस में लिखना है वर्ष में। तो पहले इसको काउंट कर लेते हैं। तो 18 जनवरी 1992 से कहाँ तक काउंट करना है 2 मई 1992 तक। तो फिर एक दिन छोड़ना होता है तो 18 जनवरी हम छोड़ देंगे। 31 दिन होता है, 18 तक अगर हमने लीव कर दिया तो बचे हुए दिन कितने रह गए 13, क्योंकि जनवरी में 18 दिन तो हमने काउंट किए नहीं। अब ध्यान क्या रखना है, ये 92 है यानी लीप वर्ष है, इसका मतलब फरवरी 29 दिन की है, ये ध्यान रखना है। तो 92 है। पिछले वाला क्वेश्चन था वो क्या था, साधारण वर्ष था, 13 था वो, ये इसलिए फरवरी के दिन कितने काउंट होंगे 29। तो मार्च, उसके बाद अप्रैल और मई क्या है 2, तो 2 मई तक है तो 2 ही दिन काउंट होंगे। क्योंकि हमने जो जमा करवाया था वो दिन छोड़ दिया, इसलिए निकलवाया है वो दिन हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि दोनों में एक काउंट करना है। अब अगर इसे जोड़ते हैं तो 30, ये दोनों 60 हो गए, 60 और 3 90, 90 और 15 क्या हो गया 105, यानी टोटल जो दिन आ गए मेरे पास कितने आ गए 105 आ गए। अब एक गलती और हो सकती है इसमें, क्योंकि इस बार जो भाग दूंगा वो 365 का नहीं दूंगा, 366 का दूंगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो उसमें जो टोटल दिन होते हैं वो फरवरी का एक दिन ऐड हो गया, इसलिए 365 नहीं है, कितने हैं 366 है। तो भाग 366 से होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब इस चीज़ में अगर हम इसको देखें तो 18 दूना 36, ये देखने से पता लग रहा है, देखो 18 दूना 36 और 3 दूना 6, यानी किस पर कट गया 2 पर कट गया, 2 से ये कट गया किस पर 6 से, तो 5 6 का 30, यानी वैल्यू कितनी आ गई 630। 630 क्या आया है, ब्याज आया है। हमें पूछा क्या गया था कि कितनी राशि प्राप्त होगी, तो राशि प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तभी तो टोटल राशि प्राप्त होगी। तो इसमें 630 जोड़ देंगे तो आंसर हो गया 18,930 रुपये, उसे 18,930 रुपये प्राप्त होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से जो बैंक रिलेटेड यानी इतनी तारीख को जमा करवाया, इतनी तारीख को निकाले गए, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, दिन काउंट कर लेने हैं। दूसरा, आपने वर्ष में जो टोटल दिन है उसका भाग देना है। साधारण वर्ष है तो 365 का, अगर लीव वर्ष है तो 366 का। क्लियर है? और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें साधारण ब्याज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1600 रुपये का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 माह का मिश्र धन क्या होगा। 1600 रुपये राशि है। अब देखो सिंपल हमें मिश्र धन निकालना, यानी पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। हमें पता है दर और समय की गुणा क्या होती है, साधारण ब्याज होता है। दर मेरे पास कितनी है 7.5%, यानी 7 सही 1/2%, ये रेट है। टाइम मेरे पास कितना है 2 वर्ष और 4 महीने हैं। अगर मैं दोनों को फ्रैक्शन में बनाकर करूँ तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में समझा था 7.5% मतलब क्या हो गया 15/2। अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, 5 से कट गया 3, यानी फ्रैक्शन जो आ गई वो मेरे पास दर की कितनी आ गई है 3/40। 3/40 मेरे पास दर की फ्रैक्शन आ गई। अब बात करते हैं समय। तो समय 2 वर्ष है, मंथ है, इसको वर्ष बनाएंगे तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो ये वर्ष हो गया 1/3, यानी 2 सही 1/3 वर्ष है। या हम कह सकते हैं 3 दूना 6 और 1 7/3
3। 7/3 मेरे पास क्या आ गया, समय आ गया, क्योंकि मंथ को मैंने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, 12 का भाग दे दिया, 1/3 आ गया और उससे हमने ये कैलकुलेट करके 7/3। दर की फ्रैक्शन है 3/40, समय की फ्रैक्शन है 7/30, दोनों की गुणा कर देंगे तो आ गया, क्या आ गया, 7/40। यानी अगर मूलधन 40 है तो साधारण ब्याज कितना है, 7 है। इसका मतलब ये होता है अगर दर समय की गुणा कर दें तो 40, 7/40 मतलब मूलधन अगर 40 यूनिट है तो ब्याज कितना है, 7 यूनिट। इसका मतलब मिश्र धन यानी अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 47 यूनिट हो गया। हमें पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है और दे क्या रखा है, राशि दे रखी है। यानी 40 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1600, और पूछी क्या गई है, 47 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, मिश्र धन पूछा गया है। सॉल्व करेंगे तो ये कट गया 4 चौका 16, 40 पर 40 की गुणा करेंगे तो 0, 7 चौका 28, 2 16 और 2 18, यानी 1880 रुपये हमें क्या होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा। ये आसान क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ें समझी थी, बस यहाँ क्या था कि उसने वर्ष और मंथ दे दिया। तो सिंपल सी बात, दर और समय की गुणा हमेशा जो फ्रैक्शन बनाएगी उसमें मूलधन और ब्याज होगा और उससे हमें पता लग जाएगा कि मिश्र धन क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस टाइप के हम और हमसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये की राशि 2 योजनाओं में 5% व 7% की दर से 1 वर्ष के लिए जमा करवाता है। यदि वर्ष के अंत में 7% की दर से निवेश राशि पर 5% की दर से निवेश राशि से ब्याज 450 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो 5% की दर से निवेश की गई राशि बताओ। देखो, ये अंतर देखकर ये अधिक प्राप्त होता है, यहाँ से ये अंतर देखकर हमें लगता है कि क्वेश्चन अंतर का है, आसान है, पर इसमें जो राशि है 15,000 वो अलग अलग 2 योजनाओं में है। राशि कितनी है, 15,000, ये 2 योजनाओं में है। 2 तरीके इसके बताऊंगा, ऑप्शन से भी बताऊंगा, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पहली योजना में कितना है, 5% और दूसरी योजनाओं में क्या है, 7%। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर इन दोनों योजनाओं का हमें रेशो मिल जाए फिर तो हम इस राशि को बांट सकते हैं, पर रेशो बनाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी हिंट नहीं है, क्योंकि रेशो के लिए या तो मेरे पास टोटल ब्याज होना चाहिए था, मैं बीच में लिखकर रेशो बना सकता हूँ, या कोई बराबर की कंडीशन होनी चाहिए थी, कोई भी कंडीशन होनी चाहिए थी। यहाँ पर हम रेशो नहीं बना सकते और बिना रेशो ये 15,000 इस राशि और इस राशि पर कितना कितना था हम ऐसे नहीं बांट सकते। तो ये क्वेश्चन या तो हमें सैद्धांतिक तरीके से करना पड़ेगा या हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास इसका और कोई तरीका नहीं है। देखो सैद्धांतिक तरीका क्या रहेगा, अगर हमसे जो पूछा गया है कि 5% की दर से निवेश की गई राशि बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ कि 5% की दर से मैंने x रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप कहोगे 7% के हिसाब से आप जब करोगे तो 15,000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल राशि कितनी है 15,000, उसको 2 भागों में बांटकर हमने किया है। अगर ये x रुपए है तो ये 15,000 माइनस x। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर ये राशि x है, x राशि को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए, सॉरी समय तो 1 वर्ष दे रखा है, पर हम अंतर इसका डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 450 रुपये हमें पता ही नहीं है कि ये राशि कितनी है और ये राशि कितनी है। पर ये कह सकता हूँ x रुपये 5% की दर से जो ब्याज प्राप्त करेगी और ये 15,000 रुपये 15,000 सॉरी माइनस x 7% की दर से जो ब्याज प्राप्त करेगी। तो इसने इस लैंग्वेज में कह रखा है कि 7% की दर से निवेश राशि पर 5% की दर से निवेश राशि से इतने रुपए अधिक है। सॉरी इसमें अलग हो गया क्योंकि इससे वो अधिक है, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखना था। इस पर जो राशि का ब्याज है वो इससे कितना अधिक है, 450। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि 15,000 माइनस x पर 7% की दर से जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें से अगर मैं x पर 5% की दर से जो ब्याज प्राप्त होता है वो माइनस कर दूं तो आएगा कितना, 450। क्यों? क्योंकि इस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो इससे 450 रुपये क्या है
अधिक है। क्लियर। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 100 एलसीएम आएगा और एलसीएम आकर इधर गुणा हो जाएगी। मैं डायरेक्ट एक स्टेप में ले सकता हूँ, आपने करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है और फिर इनकी गुणा करके ऐसे करना है। तो 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45,000 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम में आएगा और इधर आकर गुणा हो जाएगा। इधर जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 15 7 105 होता है, तो 105 30 माइनस 7x, और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 7x और ये कितना आ जाएगा 5x, और बराबर वैल्यू आपके पास कितनी है 45,000 है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और माइनस में ये वैल्यू थी। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना है माइनस 12x, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 12x इधर आकर प्लस हो गया, 45,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 45,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी 60,000। तो x की वैल्यू आ गई वो 12 5 60, यानी कितनी आ गई 5,000 आ गई। यानी इसने x माना था तो इसने 5,000 रुपये इस स्कीम में जमा करवाए हैं और इस स्कीम में बचे हुए कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने थे 15,000। ये बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या मान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ऐसे होते, 5,000 हमारा आंसर है, हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते 10,000 12,000 6,000, इस तरीके से ऑप्शन होते। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाकर भी किया जा सकता है, क्योंकि 15,000 रुपये टोटल राशि है। अगर 5% के हिसाब से मैंने 5,000 रुपये जमा करवाए तो इसका मतलब 7% के हिसाब से मैं 10,000 करवाऊँगा। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ जो पूछा गया है कि 5% की दर से निवेश राशि बताओ, अगर 5% की दर से निवेश राशि 5,000 है तो टोटल 15,000 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 10,000। तो 5% के हिसाब से 5,000 रुपये पर जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 250 रुपये हो गया, और 7% के हिसाब से 10,000 पर जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 700 रुपये हो गया। तो क्या इन दोनों का अंतर 450 रुपये है? तो बिल्कुल इन दोनों का अंतर कितना है 450, और यही क्वेश्चन में दे रखा है कि वो उससे कितना है 450 अधिक है, यानी ये सेटिस्फाई करेगा इस ऑप्शन को और ये आंसर हो गया। हमेशा जो भी क्वेश्चन सैद्धांतिक तरीके से होता है उसको हम ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात ही, एक की वैल्यू उठाई और इसको कैलकुलेट हमने कर लिया। या हमारे पास ये था एक को x मानेंगे, एक को 15,000 माइनस x मानेंगे, और इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने दो बराबर राशि 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। पहले वाला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले ही चुका दिया और प्रत्येक को 2560 रुपये अदा किए, तो राशि बताओ। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास राशि पूछी गई। अब इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर एक बात देखोगे आप कि इसने पैसे उधार लिए हैं वो भी क्या है बराबर, दो बराबर राशि उधार ली है, यानी जो उधार ली गई राशि है वो भी बराबर है और जो चुकाया गया है वो भी क्या है बराबर है। यानी प्रत्येक को कितना चुकाया है 2560 रुपये चुकाया है। तो यहाँ से आप देखिए हमें पूछा गया है राशि हमसे पूछी गई है और जो अदा किया गया है वो कितना पे किया गया है 2560। तो आप बताओ अदा किया गया है वो क्या होगा, मिश्र धन होगा जो राशि चुकाएगा, और राशि अपने आप में क्या होती है 100%, जो उधार लिए गए हैं वो 100% है, और मिश्र धन क्या होगा राशि और ब्याज का जोड़ होगा। अब देखो दो स्कीम है, पहली 8%, दूसरी 7%। देखो लॉजिकली समझा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन को हर एक एंगल से आएगा तो लॉजिकली हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसने क्या कह दिया कि 6 महीने पहले चुका देता है पहले वाला धन दूसरे से, यानी ये वाला धन है ये इससे 6 महीने पहले चुका देता है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति ने दो आदमियों से या दो बराबर धनराशि उधार ली है, एक को 8% की दर से एक को 7% की दर से। ये वाला इससे
6 महीने पहले चुका देता है और बराबर राशि अदा करता है। दोनों तरीके बताऊंगा, सैद्धांतिक तरीका भी, क्योंकि यहाँ भी बताऊंगा कि लॉजिकली किया है और ये कहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर ये 1 वर्ष के बाद चुकाता, मान लेते हैं, क्योंकि इसने कह दिया कि बराबर राशि चुकाएगा, इसका मतलब जो इधर ब्याज, क्योंकि राशि बराबर है तो उधार लिया है वो कितना है 100%, तो जो चुकाएगा वो अगर दोनों में या तो 120% चुकाएगा या 130% चुकाएगा, यानी मिश्र धन भी बराबर है। इसका मतलब परसेंटेज का ब्याज जहाँ बराबर होगा वहाँ से ही राशि बराबर हो पाएगी। जैसे क्या कहना चाहता हूँ, ये राशि अगर 1 वर्ष के बाद चुकाता है तो ये राशि इससे 6 महीने पहले चुका देगा, तो इस पर ब्याज कितना लगेगा, 6 महीने का 4% लगेगा। तो इधर मिश्रधन हो गया 104%, इधर मिश्रधन हो गया 107%, बराबर नहीं हुआ। अगर ये राशि 2 वर्ष के बाद चुकाएगा तो 14%, अगर ये 2 वर्ष के बाद चुकाएगा तो ये 1.5 वर्ष में चुका देगा, तो कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष का 12%, इससे 1.5 से गुणा कर देंगे। अगर ये 21 करेंगे 3 वर्ष में तो 2.5 गुना ये करना पड़ेगा, नहीं होगा। 4 गुना ये करता हूँ, मान लेते हैं कि ये 4 वर्ष में चुकाया तो 7 चौका 28% ब्याज। अगर ये 4 वर्ष में चुकाता है तो इधर वाली 3.5 वर्ष में चुकाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले चुका देता है। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी 3.5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तब आप कहोगे कि अगर ये राशि 4 महीने के लिए हो और ये राशि 4 वर्ष के लिए हो और ये राशि 3.5 वर्ष के लिए हो, तब दोनों केस में हमें जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो बराबर, क्योंकि राशि बराबर है ही 100%, ब्याज 28 आ गया तो मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक, तो हमें 128 मिश्रधन प्राप्त हो गया। तो 128% की वैल्यू क्या दे रखी है 2560, और राशि पूछी गई है तो वैल्यू क्या पूछी गई है 100। 12 दूना 24, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 20 पर कट गया, आंसर कितना आ गया 2000। यानी दोनों ने 2000 रुपये अलग अलग स्कीम में जो उधार लिए गए हैं वो ये हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन की लिमिट क्या है। ठीक है, मैंने एक लॉजिक लगा लिया कि इससे 6 महीने पहले है और मिश्रधन बराबर होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि 6 महीने पहले होता, अगर इस तरीके से होता, इसने 20 महीने के लिए उधार दिए और इसने 6 महीने पहले कर देता 14 महीने के लिए, तब गड़बड़ हो सकती थी। ज़रूरी तो नहीं है सब में एग्जैक्ट ही आए। 6 महीने पहले चुकाता तो 4 3.5 या 3 2.5 और 3 हो या 5 और 4.5 हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इसलिए लॉजिकली हो गया है, पर हर बार कैलकुलेशन हम कर पाएंगे ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ज़रूर उठाया जा सकता था, ऑप्शन ज़रूर उठाया जा सकता था कि उसमें से 2000 रुपये से, पर ऑप्शन में भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाएगा। सैद्धांतिक तरीका इसका क्या रहेगा वो और देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है राशि, तो राशि से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे पास राशि है। इसने कह दिया कि दोनों में बराबर है, यानी पहली स्कीम में भी राशि और दूसरी स्कीम में भी राशि बराबर है, तो मैं प्रिंसिपल P मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों से बराबर पैसे लिए हैं। गुणा पहले वाले में दर है वो कितनी है 8% और दूसरे वाले में कितनी है 7%, बटा तो 100 होगा ही होगा। ये कहता है कि जी पहले वाला दूसरे से 6 महीने पहले चुकाता है। अगर ये T वर्ष लगाता है, टोटल टाइम T लगाता है, तो इधर वाला इससे 6 महीने कम लगाएगा, यानी 6 महीने का मतलब हो गया आधा वर्ष, क्योंकि हमेशा वर्ष में लिखी जाती है वैल्यू। तो टाइम इधर क्या है आधा वर्ष कम है, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर है तो इन दोनों का ब्याज भी क्या है बराबर है, तभी तो क्या हो पाएगा मिश्रधन हमारा बराबर हो पाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 8t माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 की गुणा 1/2 से करेंगे तो, और इधर क्या आ जाएगा 7t। ये उधर जाकर माइनस करेंगे तो 8t में से 7t माइनस किया तो t, और इधर क्या आ गया 4, यानी t की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी समय कितना है 4 है। अगर आप यहाँ से देखो तो देखो लॉजिकली भी मैं वहीं गया था, अगर इस चीज़ पर आऊँ तो लॉजिकली भी मैं वहीं गया था, टाइम 4 वर्ष और फिर इधर कितना आया था 3.5 वर्ष। अगर हम सोचें तो t हमें यहाँ से प्राप्त होगा, बाकी कंसेप्ट सेम है। चाहे आप ये
जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन लगाकर समय निकाल लो, या आप लॉजिकली भी जा सकते थे कि जी बराबर होना चाहिए, तो 4 वर्ष होगा तो 4 वर्ष का इधर 28% है, तो इधर 3.5 वर्ष का कितना हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा बराबर। उसके बाद बात बराबर है, समय 4 आ गया तो 7 चौका 28% हो गया, यानी 128 की वैल्यू है और 100% की वैल्यू हमें पूछी गई है। क्लियर। तो समय निकालने का तरीका ये भी था, यही था। उसके बाद तो सेम तरीका 128 का भाग और 100 की गुणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की ए व बी ने 16% व 19% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि निवेश की और ए का निवेश बी के निवेश से 11/20 गुना कम है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज 5031 रुपये है तो बी की राशि बताओ। देखो यहाँ से हमें राशि का यूनिट दे रखा है, यानी अनुपात हम इससे बना सकते हैं 11/21 गुना, यानी ए ने बी से 11/21 गुना कम राशि निवेश की है, यानी 21 में 11 कम, तो 21 में 11 कम कितना हो गया 10, यानी ए ने 10 किया है निवेश किसका 21 का। अगर बी के पास 21 है तो ए ने 10 निवेश किया है। ये आपके पास क्या आ गई राशि आ गई, यानी राशि का यूनिट आ गया। ए 10 यूनिट पे करता है तो बी कितना पे करेगा 21 यूनिट। अब ए ने जो निवेश किया है वो 16% से किया है और बी ने 19% से। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 10 यूनिट का 16% के हिसाब से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और बटा में 100 होगा तो 1.6 वैल्यू आ जाएगी। यानी हम ऐसे करेंगे 10 का 16%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 1 पर पॉइंट लग जाएगा। उसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो 21 का 19% निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 19 1 19, 19 दूना 38 और 1 39 और परसेंट, क्योंकि ये 21 गुना 19/100 होगा तो परसेंट का क्या लग जाएगा 2 पर पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। यानी ये ए के ब्याज का यूनिट आ गया और ये बी के ब्याज का यूनिट आ गया। जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कुल ब्याज दे रखा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कुल ब्याज का जो यूनिट है वो कितना है 9, 9 और 6 15, 1 3 4 और 1 5, यानी 5.59 यूनिट क्या है कुल ब्याज है, जो किसके बराबर है 5031 के। तो 5.59 इसके बराबर है। और हमें जो पूछा गया है वो क्या बी की राशि। तो बी की राशि कितना यूनिट मानी थी हमने 21, तो 21 की इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो क्या लग जाएगा 2 0। अगर यहाँ से हम चेक करें तो 28 का अंतर है, 28 का अंतर है तो ये वैल्यू या तो 28 से कटेगी या ऐसी संख्या से कटेगी जिससे 28 कट जाए, जो हम LCM SCF में सीखते हैं। यहाँ देखो ये 5031 है और ये 559 है, सॉरी 28 का नहीं है। यहाँ से अब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 19, ये इस तरीके से तो नहीं कटेगा, तो इसको हम वही तरीका लगा लेते हैं कि लास्ट में क्या आता है 9, 9 से कटेगा। इतना आइडिया मैं लगा सकता हूँ कि 9 9 81 होता है, इकाई का अंक 9 से बन रहा है, तो 9 के केस में मैं चेक कर सकता हूँ कि कट रहा है या नहीं कट रहा। तो इसको चेक करेंगे तो अलग अलग टेबल पढ़ेंगे। 9 5 45 कितना बच गया 5, 9 5 45 तो कितना बच गया 8 और 9 9 81। देखो दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं ऑप्शन देखूंगा वहाँ अगर वैल्यू पॉइंट में नहीं है तो एक बात हमने समझनी होगी कि ये वैल्यू एग्जैक्ट कटेंगी। पॉइंट में वैल्यू नहीं है, या तो मैंने पहले कोई गलती कर दी है या फिर ये वैल्यू एग्जैक्ट कटेगी, एक तरीका। दूसरा ये 2100 यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये कोई संख्या से कट नहीं रहा, तो इस केस में हम ये चेक कर सकते थे कि यहाँ 9 है और ऊपर 1 है, तो 9 के टेबल में लास्ट जो अंक आएगा इकाई का वो 9 गुणा 9 ही आता है, तब हम आंसर इसका इस तरीके से डिवाइड कर सकते थे। ये वैल्यू आ गई 9, 9 की गुणा कर देंगे तो 0, 9 1 9 9 दूना 18, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 18,900। डिवाइड हमारा फास्ट होना चाहिए। तो यूनिट बेस्ड क्वेश्चन था, राशि का यूनिट दे रखा था, ब्याज दे रखा था, ब्याज का टोटल यूनिट आ गया और उससे हमने कंपेयर करके इसका आंसर कर दिया। क्लियर है। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 14% की दर से
6300 रुपये उधार लिए और अपनी तरफ से कुछ धन मिलाकर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए आगे उधार दे दिए। इससे उसको कुल 618 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ उसने कितने रुपए और मिलाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने किया भी होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं। देखो उधार कितने रुपए लिए हैं, 6300 रुपये। 6300 रुपये उधार लेता है, किस दर से, 14% की दर से 3 वर्ष के लिए, और आगे वो 16% की दर से ही पैसे उधार दे देता है, जिससे उसको जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 618 रुपये लाभ प्राप्त हुआ है। अब पूछा ये गया है कि बताओ उसने कितने रुपए और मिलाए। तो देखो इसके लिए 618 रुपये उसने लाभ प्राप्त किया है। अगर हम बात करें 14% से, 14% का अगर हम 6300 का वैल्यू निकालें तो आप कहोगे कि 14% से तो उसने क्या लिया है, उधार लिया है। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अगर लैंग्वेज को अगर समझे तो 6300 रुपये उसने उधार लिए 14%। ये तो क्या करेगा, वो आगे चुकाएगा। आगे उसने उधार किस पर दे दिए, 16% की दर से। तो जो आगे से पैसे लेगा उसमें 14% तो उसने जो उससे उधार लिए थे उसको पे कर देगा। तो उसको बचत कितनी होगी, 2% की बचत होगी। 2% की बचत होगी कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो हम ये कहेंगे क्या कि वो टोटल 6% बचा लेगा, किसका, 6300 का। सिंपल सा हिसाब है। 6300 रुपये उसने उधार लिए 14% के ब्याज की दर से, तो जो चुकाएगा वो 14% के हिसाब से चुकाएगा। जो प्राप्त किया 16%, तो उसने 2% क्या किए, बचा लिए। तो टोटल 6% बचा लिया, किसका, 6300 का। तो हम कहेंगे उसने जो बचा लिए वो 6 तिया 18, 6 6 36 और 1 37, यानी 378 रुपये उसने बचा लिए। ये तो किससे बचाए हैं, जो रुपए उसने उधार लिए हैं उससे, जो रुपए उसने उधार लिए थे उससे बचाए हैं। तो रुपए का लाभ कितना हो रहा है उसको, 618 का, यानी 378 रुपये तो उसने उधार लिए, उससे बचा लिए। बच गए कितने, तो हम कहेंगे 0, 13 और 11 24। अभी भी 240 रुपये बच गए। जो ये 240 रुपये बचे हैं वो कहाँ से आए, वो उसी रुपए से आए जो उसने अपनी तरफ से मिलाए हैं। फिर से अगर इसको समझें तो 6300 रुपये उधार लिए, 14% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए। तो ये जो ब्याज बना ये तो उसको चुकाना पड़ेगा। आगे वही रुपए उसने 16% के हिसाब से उधार में दे दिए। तो इससे जो उसको प्राप्त हुआ उसका 14% तो उसने आगे दे दिया, बच गया कितना उसके पास, 2%। 2% जो बच गया, तो 6% इस 6300 का उसने बचा लिया, कितना, 378। टोटल कितना बचाता है, 618। तो 378 तो उसने इस राशि में से ही बचा लिया, बच गया कितना, 240। यानी 240 रुपये जो बचे हैं वो कौन से हैं, वो इसके खुद के हैं, जो उसने खुद की राशि इन्वेस्ट की है। तो वो खुद की राशि इन्वेस्ट की कितनी है, 16%। अगर 16% उसने पे की है, बचत की है, तो वो 3 वर्ष के लिए अगर बचाएगा तो कितना बचा लेगा, तो ब्याज बना लेगा, कितना बना लेगा, 48। यानी 48% किसके बराबर है, 240 के। और उसकी राशि निकालनी है तो गुना किससे हो जाएगी, 100 से। इससे ये कट जाएगा किस पर, 2 पर, 2 से ये कट जाएगा किस पर, 50 पर। 1 0 इधर है, आंसर कितना आ गया, 500। यानी जो अपने तरीके से उसने अपने तरफ से जो रुपए मिलाए हैं वो कितने मिलाए हैं, 500 रुपये मिलाए हैं। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखो 6300 रुपये उसने उधार लिए, 14% की दर से तो उसने आगे पे करना है, और जो उसने आगे उधार दे दिए वहाँ से वो कितना प्राप्त करेगा, 16%। तो जो 16% प्राप्त किया उसमें से 14% तो जिससे उधार लिए थे उसको दे दिए। बचत कितनी दिखाई उसने, 2%। 2% उसने बचत प्राप्त कर ली पैसे लेकर आगे देने से, तो 3 वर्ष में कितना प्राप्त कर लेगा, 6%। इस 6300 रुपये से तो उसने 6% के हिसाब से कितने रुपए बचा लिए, 378। पर वास्तव में वो कितने बचा लेता है, 618।
तो 378 तो उसने उधार ली गई राशि से बचा लिए, जो बाकी बचे हुए रुपए हैं जो कितने और बचाए हैं उसने 240, ये कहाँ से आए? ये उसने कुछ अपनी तरीके से जो पैसे मिलाए हैं जैसे यहाँ लिए, और कुछ अपनी तरफ से कुछ धन मिलाकर उसने आगे दे दिया। तो जो 240 एक्स्ट्रा आया है वो अपने तरफ से जो धन मिलाया है उसका। तो जो आगे से ब्याज ले रहा है वो कितना ले रहा है? 16%। तो जो अपनी तरफ से पैसा मिलाएगा उस पर तो कंप्लीट 16% उसके पास ही आएगा। तो 16% के हिसाब से 3 वर्ष का उसके पास कितना आ गया? 48 इसके बराबर है, और 100 की वैल्यू हमें चाहिए जो कितनी आ गई? 500। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में मिश्रधन मूलधन से 1/4 गुना अधिक है। इसके 3 वर्ष बाद मिश्रधन मूलधन का 2/5 गुना अधिक हो जाएगा, दर बताओ। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है वैसे वैसे हम इस चीज़ को, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में मिश्रधन मूलधन का, मिश्रधन है वो मूलधन से 1/4 गुना अधिक है, यानी 4 में 1 ज़्यादा है तो कितना हो गया? 5। यानी मूलधन 4 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5। 3 वर्ष के बाद में मूलधन मिश्रधन मूलधन से 2/5 गुना अधिक हो जाएगा, यानी 5 से 2 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। कितने वर्ष के बाद में? 3 वर्ष के बाद में। यहाँ से ये कह रहा है कि आज तो ये 4 है तो ये 5 है, 3 वर्ष के बाद में 5 का क्या हो जाएगा? 7। और हमें पूछा गया है क्या है? दर। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, इसका मतलब मूलधन तो क्या होना चाहिए? से ये कह रहा है अगर मूलधन 4 है तो ये हो जाएगा 5, और उसके 3 वर्ष के बाद में ये 5 है तो हो जाएगा 7। पिछले वीडियोस में जब हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे वहाँ भी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि कोई राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो हर वर्ष क्या होता है? ब्याज सेम बनता है। मूलधन तो एक फिक्स चीज़ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मूलधन सेम है, मूलधन तो क्या होना चाहिए? सेम है, तो बराबर होना चाहिए। तो मूलधन का यूनिट हम बराबर करेंगे। अगर हम इसको 20 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। और अगर मैं इसको 20 कर दूं 4 गुना तो ये कितना हो जाएगा? 28। अब हम कहेंगे कि जी अगर मूलधन 20 था तो मिश्रधन कितना हो गया? 25। और मूलधन 20 है तो मिश्रधन कितना हो गया? 28। यानी कि कितना ब्याज मिल गया? 3। कितने वर्ष में? 3। कितने मूलधन का? 20। फिर से रिपीट करता हूँ, बराबर करने के बाद अगर मूलधन 20 है तो ये 25, मूलधन 20 है तो ये 28। तो इस समय से इस समय तक कितना ब्याज अधिक हो गया? 3 यूनिट हो गया। कितने वर्ष में? 3। कब? जब मूलधन कितना है? 20। यानी 3 ब्याज है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है? 20 यूनिट, और समय कितना है? 3। 3 से 3 कट गया, 20 5 100, आंसर कितना आ गया? 5%। यानी साधारण ब्याज है। ये चीज़ें बेसिक, जब मैंने ये वीडियोस में आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए थे वहाँ बहुत डिटेल से बताया था, और वहीं से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो मूलधन तो सेम ही रहेगा। अगर 20 मूलधन है तो 25, और उसके 3 वर्ष बाद में 28 हो जाता है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 3। आंसर हमारा आ गया 5%। 1 से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 10% की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार देता है और ब्याज पहले ही ले लेता है। ब्याज की दर बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम परसेंटेज टॉपिक का बेस पढ़ते हैं वहाँ ये कहते हैं ना ए बी से इतना % अधिक है तो बी ए से कितना % कम है, उसी तरीके का है, बस ये पूछ लिया। 10% की दर से 1 वर्ष के लिए उधार देता है। अब आप सिंपल अपने ऊपर ही लगा लो कि आप 10% से कोई किसी को उधार दोगे, आप अगर उसको 100 रुपये उधार दोगे, 1 वर्ष के बाद उससे कितने प्राप्त करोगे? 110। ठीक, 100 रुपये आपने उधार दिए और 110 प्राप्त कर लिए, तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त कर लिया? 10। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह दिया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये कह दिया कि वो ब्याज पहले ले लेता है। अब मैं कहूँगा जी 100 रुपये हैं, मैं आपको उधार दे रहा हूँ और 1 वर्ष के बाद आपने 110 रुपये लौटाने हैं और 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी ब्याज तो मुझे आज ही दे दो।
100 रुपये देकर मैंने उससे ब्याज आज ही ले लिया, तो आप बताओ मेरा लगा कितना, सिर्फ 90। मैंने 100 रुपये दिए एक वर्ष के लिए, मैंने कहा 10% की दर से 10 रुपये ब्याज बनेगा, ब्याज मुझे आज पहले दे दो। 100 रुपये देकर तभी का तभी मैंने 10 वापस ले लिया, तो मेरी लागत कितनी हुई, 90 हुई क्या, क्योंकि 10 तो वापस ले लिया। अब एक वर्ष के बाद वो मेरे को जब लौटाने आएगा तो कहते का जी 110 लौटाने थे, 10 तो मैंने जिस दिन लिया था उसी दिन लौटा दिया, तो लौटाऊंगा कितना, 100। तो हम कहेंगे जी 90 पर 100 यानी ब्याज जो बन गया 10 रुपये, वो हमारी लागत के हिसाब से किस पर बन गया, 90 पर। तो 10 ब्याज बन गया 90 पर, तो 9 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। पैसे 10 वापस ले लिए तो ब्याज, हमारी लागत हुई 90 और उस पर हमें 10 ब्याज मिल गया, आंसर कितना हो गया, 11 सही 1/9%। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का भी और इस टॉपिक का भी। हालांकि इस टॉपिक में मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा जहां आपको ये समझाऊंगा कि जैसे हमने घरेलू ब्याज निकालना होता है, जैसे हमें पूछा जाता है कि 90 पैसे ब्याज, 1 रुपया 10 पैसा ब्याज, या जनरली हमारे साथ होता है हम बैंक में जाते हैं तो हमें बैंक वाले कह देते हैं जी 9.6% ब्याज लगेगा। तो हमें अगर उसको कैलकुलेट करना होगा कि वो रुपए में कितना होगा, 70 पैसे ब्याज है या 80 पैसे ब्याज है या 90 पैसे ब्याज है, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने की भी एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति ने बैंक ए से 800 रुपये 12% की दर से व बैंक बी से 910 रुपये 10% की दर से जमा करवाए, या उधार लिए, यहाँ से आया तो उधार लिए, चलो ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लोगे, मान लेते हैं जमा करवाए, तो कितने वर्ष बाद दोनों बैंकों में जमा राशि का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। देखो बैंक ए है, उसमें उधार लिए या जमा करवाए कितने, 800 रुपये। बैंक बी है, उसमें कितने हैं, 910 रुपये। अब आप बताओ कि बैंक बी में बैंक ए से कितने रुपए ज़्यादा जमा करवाए हैं, 110 रुपये ज़्यादा करवा दिए। जिस दिन बैंक ए की राशि 110 रुपये ज़्यादा ब्याज, ये जो रिलेटिव स्पीड की हम क्वेश्चन करते हैं कि एक उससे 10 कदम आगे है तो कब उसको पकड़ लेगा, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में दे दिया। बैंक ए में 800 जमा करवाए हैं, बी में 910, तो आप बताओ ये वाला और ये वाले दोनों बराबर कब होंगे। इसने पूछा ना राशि का मिश्रधन कब बराबर होगा, तो हम कहेंगे जब बैंक ए में जमा राशि इससे 110 रुपये ब्याज ज़्यादा प्राप्त कर लेगी, उस दिन मिश्रधन बराबर हो जाएगा। ए में जो जमा है वो किस परसेंट से है, 12%, तो 800 का 12% कितना हो गया, 96 रुपये हो गया, 12 8 96, यानी 800 में 12% के हिसाब से 96 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। उसमें 10% है तो 10% के हिसाब से इसमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, 91 रुपये। बैंक बी में जो रुपए जमा है वहाँ 91 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, बैंक ए में 96। तो हर वर्ष बताओ बैंक ए कितने रुपए फालतू ब्याज प्राप्त कर रहा है, 5 रुपये। हर वर्ष ये वाली राशि है वो इससे 5 रुपये फालतू ब्याज प्राप्त कर रही है, यानी इन दोनों का डिफरेंस हर वर्ष 5 रुपये कम हो रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 110। हर वर्ष 5 रुपये कम होगा तो डिफरेंस कितना है, 110। एक वर्ष में 5 होगा तो 110 कंप्लीट करने के लिए कितने वर्ष चाहिए, 22 5 110, यानी 22 वर्षों में जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि हर वर्ष ये 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाता रहेगा और 110 एक्स्ट्रा थे उसके, तो बराबर होने में कितना समय लग जाएगा, 22 वर्ष लग जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक साधारण ब्याज कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था स्टार्टिंग से, और सभी टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग कोई भी जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किसी भी तरीके से, वो आप इनसे इजीली कर सकते हो। अभी भी आपके लिए एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, मैं बता चुका हूँ उसमें हम क्या सीखेंगे। तो अभी के लिए सबको नमस्कार, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ कि अपना चैनल समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।